हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अरुण अग्रवाल उड़ान आईएएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र उसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके बेल बटन पे आप क्लिक कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम आपको यूट्यूब के माध्यम से लगातार ऑनलाइन कक्षाएं देने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत इस बात की आशा है कि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियोस, उसमें जो कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। और आपकी तरफ से जो हमें पॉजिटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, हमें जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और हमारे वीडियोस पे जो कमेंट मिल रहे हैं, उससे हम और भी अधिक उत्साहित हैं। और अगर आपका साथ मिलता रहा, अगर आपका विश्वास हम पे बना रहा, तो हम और अधिक मेहनत से आपको अलग अलग कंटेंट्स उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप अपना विश्वास हम पे बनाए रखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन इसमें पढ़ रहे हैं। आपको मैं ज्योग्राफी के टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था, ज्योग्राफी का सिलेबस हमने डिसाइड किया था, फिर उसके ब्रांचेस बताए थे, फिर हमने उसको बताया था कि भारत, विश्व और अलग अलग राज्यों के स्तर पे पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने भारत का भूगोल शुरू किया था, और भारत के भूगोल में भी हमने भारत का भौतिक भूगोल शुरू किया था। भौतिक भूगोल को हमने कई भागों में क्लासिफाई किया था, जिसमें एक था भू आकृतिक संरचना। तो हम लोग भारत की भू आकृतिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, या भारत के स्थलीय स्वरूप के बारे में पढ़ रहे थे, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हमने उसको फिर कई भागों में सेगमेंटाइज किया था। भारत के जो स्थलीय भाग है, स्थलीय स्वरूप है, जो भू आकृतिक संरचना है, उसको हमने कई भागों में बांटा था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको नोटिस कीजिएगा, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। भारत का भू आकृतिक विभाजन हम लोग किस सेगमेंट में पढ़ रहे हैं? भारत का भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, और उसमें भारत का भू आकृतिक विभाजन देख रहे हैं। और इस भू आकृतिक विभाजन में हम लोगों ने सबसे पहले उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखा था। और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में समझा, उसके बाद हम लोगों ने बृहद हिमालय को समझा, उसके बाद हम लोगों ने लघु हिमालय को समझा और शिवालिक हिमालय को समझा। इसके साथ साथ हमने पूर्वोत्तर हिमालय को समझा, और इसके साथ साथ नदियों के आधार पर हिमालय के वर्गीकरण को हमने समझा। दोस्तों, मेरी कोशिश ये है कि हम टॉपिक को कुछ इस तरीके से कवर करें, इस तरीके से सिगमेंटाइज करें, उसके डिफरेंट आयाम को इस तरीके से कवर करें कि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकें, और प्रश्न हमारे पढ़े हुए जो कंटेंट है उसके दायरे से बाहर ना जाए। और इसको हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ें ताकि आपको ज़्यादा रटने की जरूरत ना पड़े। आप चीज़ों को समझ लें, उसको मैपिंग पे आप देख लें, उसको आउटलाइन मैप पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि परीक्षा में आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे, आप एरर्स नहीं करेंगे। अभी बहुत जल्द बिहार पीसीएस का एग्जाम है, इसके बाद और भी तमाम एग्जाम्स होंगे। झारखंड की वैकेंसी आने वाली है, यूपी की आगे की वैकेंसी आएगी, यूपीएससी का एग्जाम होगा। सारे एग्जाम्स में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये कंटेंट काम आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप हमारे वीडियोस को देखें। और आप हमारा जो वीडियो का लिंक है, चैनल है, उसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक साझा भी करें, ये मेरी आपसे व्यक्तिगत गुजारिश है। दोस्तों देखिए, तो हमने सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखा। इसके बाद हमने आपको बताया था कि इसको हम दूसरे पार्ट में विशाल मैदान, पर्वतीय क्षेत्र से जब आप दक्षिण की ओर आएंगे तो विस्तृत मैदान जिसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के द्वारा हुआ है, उनको भी हमें पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद भारत के पश्चिमी भाग में जो राजस्थान है, वहां पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसको हम थार मरुस्थल कहते हैं, उसको हम एक सेगमेंट में पढ़ेंगे। उसके बाद एक सेगमेंट है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र भारत का जो पूरा दक्षिणी भाग है, जो पूरा समुद्र से लगती हुई सीमा और उसके अंदर का पूरा जो भाग है, यही भारत का प्रायद्वीप है। मैंने आपको समझाया था कि पृथ्वी पे वह स्थलीय संरचना जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं।
तो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र हम लोग देखेंगे। उसके बाद पांचवा सेगमेंट हमारा क्या होगा, तटवर्ती मैदान, जो भारत के समुद्र के साथ तटीय मैदान है, एक बंगाल की खाड़ी के साथ और पश्चिम में अरब सागर के साथ, हम इसको देखेंगे। और भारत के बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर के क्षेत्र में लक्षद्वीप समूह के बारे में भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी पे जो सबसे भू आकृतिक संरचनाएं होती हैं, उसमें जो सबसे ऊंची संरचना होती है, सबसे ऊंची संरचनाओं को पर्वत कहा जाता है। पर्वत पृथ्वी पे पाए जाने वाली सबसे ऊंची संरचनाएं हैं, और इससे जो दूसरी ऊंची संरचना होती है उसे हम पठार कहते हैं। तो हम दूसरा जो सेगमेंट है उस पठार के रूप में देखेंगे। और इसके बाद इससे जो नीची संरचना होती है, पठार से जो भी नीची होती है, उसको हम मैदान के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम भू आकृतिक संरचनाओं का विभाजन कर सकते हैं। तो मूलतः हम लोगों ने उत्तर के पर्वतों को देख लिया है ना। दक्षिण में भी कुछ पर्वतीय क्षेत्र है, उसको हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते समय। दूसरा सेगमेंट जो प्रायद्वीपीय जो पठार है, तो यहाँ से हम भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उसको मैंने यहाँ रेड पेन से लिखा है, आप इसको देखें। प्रायद्वीपीय पठार जो है, सबसे पहले ये मेज की आकृति में है, माने ये ऐसे फ्लैट है ना, मेज की आकृति में है, ठीक है। मेज का जो ऊपरी हिस्सा होता है उस आकृति में है। तो एक तो इसकी आकृति मेज जैसी है। दूसरी प्रमुख बात क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अब आपके दिमाग में जरूर आया होगा गोंडवाना लैंड क्या है। मैं दोस्तों कभी आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे पहले पूरी पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी का जो पूरा स्थलीय भाग है वो पहले एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते थे, और इसके चारों ओर जो जलीय भाग था उसको पैंथालासा के नाम से जानते थे। और कैसे किन कारणों से पैंजिया जो है वो टूट गया और टूट के अलग अलग भागों में बिखर गया। और ये जो पैंजिया टूटा, मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी पे ये जो स्थलीय भाग था इसको हम पैंजिया कह रहे थे, और इसके चारों ओर जो जलीय भाग है इसको पैंथालासा, है ना। और ये जो पैंजिया है, ये पैंजिया टूट के दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। इसके उत्तर का भाग अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उत्तर का भाग अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। तो किस काल में टूटा, कैसे टूटा और कैसे इसका विभाजन हुआ और किस किस समय कौन कौन से कॉन्टिनेंट इससे विकसित हुए, उन सारी चीजों की चर्चा एक अलग वीडियो में हम लोग करेंगे, है ना। अभी हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, फिलहाल इस पे फोकस करें। तो आपको बस ये समझना है कि ये जो दक्षिण का भाग टूटा गोंडवाना लैंड, तो इसी गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा उसके और विभाजन हुए, और उसी से निकला हुआ एक टुकड़ा जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग के रूप में अभी आज उपस्थित है। तो ये भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है गोंडवाना लैंड का भाग है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत के पूरे भाग में, पूरे जो स्थलीय संरचना है भारत की, आप देख सकते हैं भारत का नक्शा बना है, इसमें ये सारी संरचनाओं का जो निर्माण हुआ है ये अलग अलग काल में हुआ है, ये एक साथ नहीं बने। किसी का विकास बहुत प्राचीन काल में हो गया, कोई जो पर्टिकुलर भाग है वो बहुत बाद में बना, कुछ हिस्सों का विकास आज भी जारी है। जैसे हमने आपको बताया था कि शिवालिक का जो पर्वत है उसमें आज भी फॉर्मेशन हो रहा है। जो हिमालय पर्वत की चोटी आपने देखा कि पहले की तुलना में एवरेस्ट और ऊंची हो गई है, तो ये भूगर्भीय हलचलों के कारण आज भी वहां पे फॉर्मेशन का काम हो रहा है। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो इनमें सबसे प्राचीन संरचना, मतलब जब जो सबसे पुराने समय में निर्मित हुआ, वो यही प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत की जो प्राचीनतम संरचना है वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की इनमें से कौन सी सबसे प्राचीनतम संरचना है, तो आपको क्या बताना है, भारत की प्राचीनतम संरचना प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इसका निर्माण आग्नेय और रूपांतरित शैलों से हुआ है। अब आग्नेय शैल क्या होता है, रूपांतरित शैल या चट्टान क्या होता है, इसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी मैं चट्टान के बारे में बताऊंगा, चट्टान कैसे बनते हैं, चट्टान बनने के बाद चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वहां पे आप देखेंगे आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ये शैल बोल लीजिए। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है इसका विकास आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है। अगली बात, इसकी आकृति आप देखेंगे तो ये त्रिभुजाकार आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है।
इस प्रकार से इसकी आकृति है, कुछ इस प्रकार की आकृति है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की। और उत्तर की ओर देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है बहुत अधिक है और दक्षिण की ओर जाके ये बिल्कुल संकीर्ण हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि आकृति त्रिभुजाकार है और उत्तर में चौड़ाई काफी अधिक है और दक्षिण में जाके संकीर्ण हो जाता है। तो मूल रूप से भारत के प्रायद्वीपीय पठार की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, अब अगली बात पे हम लोग चलते हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, इसको ये तो पूरा एक प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, लेकिन इसके भी उप विभाजन हो सकते हैं। इसको भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और जब तक इसको डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आप समझ भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें या दूसरे भी कोई विषय पढ़ें तो कोशिश करें कि उसको एक टॉपिक को अलग अलग दूसरे टॉपिक्स में बांट दें, उसको फिर और सब टॉपिक्स में बांटें, फिर और उसको क्लासिफाई करें। इससे क्या होगा कि छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे और उनको समझना ज्यादा आसान होगा, बजाय इसके कि हम एक बड़ी संरचना को हॉलिस्टिक अप्रोच से एक बार में समझने का प्रयास करें। उससे ज्यादा बेटर है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको समझें और फिर उनको आपस में एसोसिएट कर ले। मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर है, ज्यादा इससे इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रिकॉल होगा, ज्यादा आप आसानी से मैपिंग कर पाएंगे। तो हम लोग यही तरीका अपनाएंगे। अब आप देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है इनको मूल रूप से 6 भागों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। इसमें कौन कौन से भाग बनते हैं? तो एक है केंद्रीय उच्च भूमि, आप देख रहे हैं नंबरिंग किया हुआ है। एक भाग है, पहला भाग है केंद्रीय उच्च भूमि, तो हम केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे। जो दूसरा भाग है वो है पूर्वी पठार, तो पूर्वी पठार के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो भाग है वो है उत्तर पूर्वी पठार या पूर्वोत्तर पठार, तो तीसरा भाग पूर्वोत्तर पठार के रूप में देखेंगे। फिर हम देखेंगे दक्कन का पठार, इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण की पहाड़ियां। देखिए, दक्षिण में कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जिसको प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का ही भाग माना जाता है, उसी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। और छठा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये 6 पार्ट बनेंगे। और दोस्तों, चूंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सारी चीजें आपको बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है कि लगातार एक बार में बहुत लंबे समय तक चीजों को पढ़ना आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अलग अलग सेगमेंट में बांट के और उसका वीडियो बनाएंगे और इस पूरे टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि 3 वीडियो में उपलब्ध करा दूं, जिसमें से हमारा जो पहला वीडियो है वो केंद्रीय उच्च भूमि पर फोकस्ड होगा। एक वीडियो में केंद्रीय उच्च भूमि को हम रखेंगे, है ना। मैं यहाँ पे रेड पेन से कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो। एक वीडियो में हम केंद्रीय उच्च भूमि को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, इससे जुड़े हुए तमाम इंफॉर्मेशन को आप तक उपलब्ध कराएंगे, उसको समझाएंगे, उसकी एक एक छोटी छोटी बातों को समझाएंगे। जो दूसरा हमारा वीडियो होगा उसमें पूर्वी पठार और पूर्वोत्तर पठार को या उत्तर पूर्वी पठार को मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। और जो हमारा तीसरा वीडियो होगा उसमें हम बाकी इससे बची हुई चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो 3 वीडियो, छोटा वीडियो होगा तो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा, समझने में आसान होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है। केवल मैं आपको लोकेट कराता चलूंगा, नाम बोलता चलूंगा, आप केवल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप बाद में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, मैप खोल के, एटलस खोल के उसको एक बार देख लीजिएगा या आउटलाइन मैप खोल के उस पर एक बार मैपिंग कर लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि आपको कभी कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हम अगर क्लासिफाई करें तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि। अभी जो केंद्रीय उच्च भूमि है इसको फिर से हम कई भागों में बांट सकते हैं। आप देख रहे हैं, आपने एक पैटर्न अगर गौर किया हो, मैं जब से आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो आपने अगर मुझे गौर किया, और जो लोग मुझे क्लास में पढ़ते हैं उनको इस बात का तो अनुभव है ही, लेकिन जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनको भी अनुभव हो रहा होगा कि कभी भी पढ़ाते समय मैं कोशिश करता हूं कि उसको सिगमेंटाइज कर दें। एक किसी टॉपिक को कई पार्ट में बांटा, फिर उसको कई पार्ट में बांटा, फिर उसमें से एक टॉपिक को पिक किया, उसको कई सब टॉपिक्स में बांटा। तो इससे क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है, हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा याद रखने में सहूलियत होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, केंद्रीय उच्च भूमि को हम यहाँ पे कई भाग में बांट रहे हैं। देखिए, केंद्रीय उच्च भूमि का जो विस्तार है वो अरावली पर्वत और विंध्यन पर्वत के बीच में है ना। अरावली पर्वत केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट नहीं, इसलिए देखिए इसको ब्लैक पेन से लिखा और इसको ब्लू पेन से लिखा है। तो जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है वही केंद्रीय उच्च भूमि है, यानी ये तीनों को हम केंद्रीय उच्च भूमि में शामिल कर सकते हैं।
लेकिन इनका विस्तार जो है वो इन दोनों पर्वतों के बीच में है, अरावली पर्वत और विंध्यन पर्वत के बीच में केंद्रीय उच्च भूमि का विस्तार है। अब केंद्रीय उच्च भूमि में शामिल किसको किसको किया जाता है? मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार, इसको केंद्रीय उच्च भूमि में हम शामिल करते हैं मूल रूप से, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में आगे देखेंगे। अब जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो फिर मैंने आपको क्या बताया अभी कि केंद्रीय उच्च भूमि का विस्तार अरावली और विंध्यन पर्वत के बीच में, यानी अगर सेगमेंट से देखें तो सबसे पहले अरावली पर्वत मिलेगा, फिर केंद्रीय उच्च भूमि का मेवाड़ पठार मिलेगा, मालवा पठार मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार मिलेगा और विंध्यन पर्वत आपको मिलेगा। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पूर्वी पठार मिलेगा। पूर्वी पठार में जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेंगे वो है एक छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो मूलतः झारखंड में है, दूसरा छत्तीसगढ़ बेसिन, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, और दंडकारण्य का पठार जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में है, तो और थोड़ा आंध्र प्रदेश की ओर भी चला जाता है। तो आप पूर्वी पठार को 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। अब ये जो पूर्वोत्तर का पठार है या उत्तर पूर्वी पठार है, इसमें मूल रूप से हमें मेघालय के पठार के बारे में पढ़ना है। मेघालय का पठार आप यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, कई बार इस बात का कंफ्यूजन हो जाता है कि जब हमने पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पढ़ी तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को पढ़ते समय हम लोग अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में देखा था तमाम पहाड़ियां थी, मीरी था, मिशमी था, डाफला था, तमाम पहाड़ियां थी। उसके बाद हमने पटकाई बूम देखा था जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, फिर नागालैंड में नागा रेंज देखा था, फिर मणिपुर में मणिपुर रेंज देखा था, फिर मिजोरम में मिजो रेंज देखा था, फिर त्रिपुरा में त्रिपुरा रेंज देखा था, फिर आसाम में बराक रेंगमा ये सब देखा था। लेकिन हमने वहां पे मेघालय में कोई पहाड़ी नहीं पड़ी थी, है ना। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि पूर्वोत्तर में तो 7 राज्य हैं, लेकिन पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पढ़ते समय जब हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पढ़ रहे थे, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पढ़ते समय हम लोगों ने मेघालय के बारे में कुछ नहीं पढ़ा वहां पे, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मेघालय में भी कुछ पहाड़ियां, गारो है, खासी है, जंतिया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मेघालय की जो वो पहाड़ियां हैं वो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां नहीं, यानी हिमालय पर्वत के साथ उनका एसोसिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका निर्माण, उनका विकास हिमालय पर्वत के साथ नहीं हुआ है ना। तो पूर्वोत्तर का जो हिस्सा है उसमें मेघालय का जो क्षेत्र है वो बेसिकली प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ना, वो हिमालय के उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का भाग नहीं है। ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो पूर्वोत्तर के 6 राज्य के पहाड़ियों के बारे में तो हिमालय के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन मेघालय से जुड़े हुए जो भी पठार और पहाड़ियों का इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के साथ पढ़ रहे हैं, और ऐसा क्यों है ये भी आपको आगे जाके हम समझाएंगे, ठीक है। ओके, कोई परेशानी नहीं है। तो पूर्वोत्तर के पठार में मेघालय का पठार पढ़ेंगे। इसके बाद अब जब आगे जाएंगे तो देखेंगे दक्कन का पठार मिलेगा। दक्कन आपने सुना होगा, कुछ समय पहले आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद की एक टीम होती थी। तो दक्कन का जो हिस्सा है वहां पे 3 संरचनाएं आपको पढ़नी है। एक तो दक्कन ट्रैप है, ध्यान रखिएगा, दक्कन का पठार और दक्कन ट्रैप अलग अलग बात है। दक्कन के पठार के हिस्से में ही एक छोटा सा हिस्सा है जिसको दक्कन ट्रैप कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार ये उसमें शामिल है ना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो राज्य बना है वहां जो पठारी संरचना है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में दक्षिण की कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे एक पहाड़ी है नीलगिरी, बड़ी महत्वपूर्ण पहाड़ी, बहुत ही नामी गिरामी पहाड़ी है। उसके बाद अन्नामलाई, कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां, इसको दक्षिण की पहाड़ियों में शामिल करते हैं। इसको हम लोग दक्षिण की पहाड़ियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, उसके तटीय क्षेत्रों के तरफ पश्चिमी भाग में एक पर्वत है जिसको पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, और पूर्वी भाग में यानी बंगाल की खाड़ी के तरफ एक पर्वत है जिसको हम पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे, इनकी विशेषताएं क्या है, इनमें अंतर क्या है, सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा कॉन्शियस होके हमारे वीडियोस को, टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है और इसको बीच में रिवाइज कर लेना है, मैपिंग कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भारत का नक्शा बना के मैंने इन सारे जो सेगमेंट्स हैं, इन सारे जो सब टॉपिक्स हैं या जो क्लासिफिकेशन है, इसको मैंने यहाँ पे लोकेट कराने का प्रयास किया है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, इसको फिर आप एटलस पे देखिएगा। देखिए हमने सबसे पहले आपसे क्या कहा, ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत और विंध्यन पर्वत, इसके बीच की ये जो पठारी संरचना है इसको हम केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जानते हैं।
तो केंद्रीय उच्च भूमि का विस्तार कहाँ मिल रहा है? अरावली पर्वत से विंध्य पर्वत के बीच में। तो नंबर वन यहाँ पे हमने दिया हुआ है। फिर जो पूर्वी पठार है, पूर्वी पठार जिसमें छोटा नागपुर, दंडकारण्य और छत्तीसगढ़ बेसिन वगैरह शामिल है, वो देखिए यहाँ पे हमने लोकेट किया हुआ है, ये पूर्वी पठार का हिस्सा है। तीसरा जो पूर्वोत्तर पठार है जिसमें मेघालय का पठार हमने कहा, वो देखिए मेघालय यहाँ पे अवस्थित है, ये मेघालय का पठार हो गया। चौथा देखिए जो दक्कन का पठार है, वो दक्कन के पठार को हमने यहाँ लोकेट किया हुआ है, इसमें हम कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार, दक्कन ट्रैक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा देखिए जो दक्षिण की पहाड़ियां हमने कहा, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम, वो सारे पहाड़ियां जो है वो बिल्कुल दक्षिणी भाग में अवस्थित है यहाँ पे। और छठा देखिए पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट, तो देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के लिए 6 नंबर 3 जगह पे लोकेट किया हुआ है, आगे भी बताएंगे। यहाँ पे समझ लीजिए ये जो पश्चिमी भारत का पश्चिमी हिस्सा है, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत अवस्थित है और पूर्व की ओर यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत अवस्थित है। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत जो है वो लगातार न होके कैसा है, इरेगुलर है, अनियमित है, वो 2 पार्ट में है, बीच में नदियों के द्वारा अपर्दन हो गया है, तो इसीलिए इसको 2 पार्ट में दिखाया है। तो ये लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये तो केंद्रीय उच्च भूमि है और पूर्वी पठार है, इनके बीच में एक पठारी क्षेत्र है जिसको बाघेल खंड का पठार कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि बाघेल खंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है, या कह सकते हैं केंद्रीय उच्च भूमि को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, जो भी आपको उचित लगे। यानी इनके बीच में बाघेल खंड का पठार अवस्थित है। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन को हमें यहाँ पे ध्यान से देखना। इसके बारे में हम छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परीक्षोपयोगी हैं, उनको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने फिर से डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने एक पर्वत बनाया हुआ है, ये पर्वत की संरचना है, ये पूरा जो है ये अरावली पर्वत है, अरावली रेंज है। और यहाँ पे देखिए नीचे में हमने विंध्यन रेंज बनाया हुआ है, इसको विंध्य पर्वत, विंध्यन पर्वत या विंध्याचल पर्वत, तीनों नामों से जाना जाता है। ये विंध्यन रेंज बना हुआ है और इसके बीच में देखिए यहाँ पे जो संरचनाएं बनाई हैं उसी को हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। ये केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है। अब यहाँ से समझिए, हम एक एक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरावली पर्वत को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अरावली पर्वत का विस्तार लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्र में, लगभग 800 किलोमीटर, ये भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी संरचना है, यानी कि इस तरह से इसका विस्तार है। अगर आप मैप के आधार पर देखेंगे तो इस तरीके से, यानी ये साउथ वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। मैंने आपको मैपिंग में दिशा का ज्ञान कराया था, दिशा को कैसे समझना है उसको मैंने बताया था, तो वहां से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात के अहमदाबाद से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक इसका विस्तार है। दिल्ली में आपने सुना होगा रायसीना हिल्स, रायसीना पहाड़ी, आई थिंक आप में से लगभग लोगों ने सुना होगा। रायसीना पहाड़ी ही वह क्षेत्र है जहां पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, इसी पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और ये जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ये रायसीना पहाड़ी इसको कहते हैं और ये अरावली पर्वत का ही हिस्सा है ना, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ अरावली जो रेंज है इसका दक्षिण पश्चिमी हिस्सा अहमदाबाद और इसका उत्तर पूर्वी हिस्सा दिल्ली का रायसीना पहाड़ी, आप ऐसा बोल सकते हैं। यानी इसका विस्तार अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक है और लगभग इसकी जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको एक ध्यान में रखना है। दूसरी क्या बात इसमें ध्यान में रखना है कि जो अरावली पर्वत है वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है, या आप कहें विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ दे कि भारत की इनमें से कौन सी प्राचीनतम पर्वत है, तो आप अरावली पर्वत उसका आंसर ले लेंगे। या कभी आपसे पूछ दे कि विश्व की इनमें कौन सी एक सबसे प्राचीन पर्वतों में शामिल है, और उसमें जैसे ही अरावली पर्वत आपको दिखाई पड़े आप तुरंत उस पर टिक लगा दीजिए। यानी विश्व में जब सबसे शुरू में पर्वतों का निर्माण शुरू हुआ, सबसे प्राचीन समय में पर्वतों का निर्माण हुआ, तो उसमें अरावली पर्वत का भी निर्माण हुआ। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, ये मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत का मतलब वलित पर्वत है, माने दो प्लेटों के टक्कर से, दो अंदरूनी संरचनाओं के टक्कर से इसका निर्माण हुआ है, तो मोड़दार पर्वत है।
और तीसरी बात क्या है, यह एक अवशिष्ट पर्वत है। कई बार यह भी पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है कि अरावली पर्वत की अब जो संरचना है वो मूल नहीं है, इसकी मूल संरचना कुछ और थी। इसमें लगातार नदियों के द्वारा और वायु के द्वारा अपर्दन होता गया और इन अपर्दन के परिणाम मतलब करोड़ों साल से ये प्रक्रिया चल रही है और उस अपर्दन के परिणाम स्वरूप जो आज इसकी संरचना बची है उसी को हम अवशिष्ट बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन आप कह सकते हैं। तो ये प्राचीन पर्वत है, प्राचीनतम पर्वत है, मोरदार वलित पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत है। ये बात ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछेगा इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप देखिए यहाँ पे गुरु शिखर नाम की एक चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमालय पर्वत की चोटियों की तुलना में तो बहुत कम है, लेकिन अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और ये माउंट आबू, आपने सुना होगा राजस्थान में माउंट आबू एक बहुत ही प्रमुख स्थल है। वहां पे प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है। आप लोग अगर जानते हो तो हिल स्टेशन है, लोग घूमने जाते हैं, बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। तो वहीं पे गुरु शिखर नाम की चोटी है जो पूरे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये एक इंफॉर्मेशन याद रखना है। 2 इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। तीसरी बात, यहाँ से कुछ बड़ी प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिनमें एक नदी जो यहाँ से निकल के पश्चिम की ओर चली जाती है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी आप सभी लोगों ने सुना होगा। लूनी नदी को हम राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान का लाइफलाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लूनी नदी यहाँ से जो निकलती है वो राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दोनों से होके बहती है और वहां पे लोगों के जल के लिए एक प्रमुख स्रोत है, इसीलिए इसको वहां का लाइफलाइन भी बोला जाता है। तो यहाँ से एक प्रमुख नदी निकलती है लूनी नदी, है ना। लूनी के बारे में हम 2-3 इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है राजस्थान बांगर। अरावली पर्वत के जब आप पश्चिम में जाएंगे तो अरावली पर्वत के पश्चिम में राजस्थान में जो आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा उसको कहते हैं राजस्थान बांगर। और राजस्थान बांगर से और पश्चिम में जाएंगे तब आपको मिलेगा थार मरुस्थल, थार मरुभूमि, है ना। तो राजस्थान बांगर एक बड़ी प्रमुख संरचना है। बांगर शब्द पहले भी हम लोगों के चर्चा में आ चुका है। जब हम लोग हिमालय पर्वत पढ़ रहे थे तो HFF याद कीजिए, शिवालिक हिमालय और उत्तर के मैदानी क्षेत्र के बीच की जो क्षेत्र था, मैंने आपको बताया कि आती हुई नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से जब मैदानों में उतरती हैं तो अपने साथ लाए गए अवसादों को वो बीच बीच में छोड़ती हैं और उनके छोड़ने से वहां पे अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, जिसमें मैंने आपको भाबर, तराई, बांगर, खादर शब्द इस्तेमाल किया था। तो ये राजस्थान बांगर जो है ये वही संरचना है, यानी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जो निर्मित संरचना है वो एक प्रकार की मृदा होती है। इसको आप जलोढ़ मृदा भी बोल सकते हैं, है ना, वो हम आगे समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे राजस्थान बांगर अरावली पर्वत के पश्चिम में आपको दिखाई पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लूनी नदी जो है ये राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होके बहती है। आगे जाएंगे तो थार मरुस्थल मिलेगा, इधर से होके बहती है, इसलिए इसको यहाँ का लाइफलाइन भी कहते हैं। दूसरी बात, लूनी नदी जो है, देखिए नदियां सामान्यतः क्या होती हैं, आपने नदी के बारे में सुना होगा। नदी का एक उद्गम होता है, मतलब नदी का स्रोत होता है, नदी जहां से ओरिजिन होती है, निकलती है। और दूसरा होता है नदियां समाप्त कहाँ होती हैं। तो सामान्यतः हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, सामान्यतः इन जनरल नदियों का जो समापन होता है उसको मुहाना कहते हैं, जहां पे नदी जाके समाप्त होती है। तो नदियां 2 प्रकार से समाप्त होती हैं सामान्यतः। एक इसका समापन कैसे होता है, ये नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं। एक तो तरीका ये होता है कि नदी गई समुद्र में मिल गई, जैसे गंगा नदी है, जैसे और तमाम नदियां हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, ये सब जाके समुद्र में मिल जाती है ना। तो इनका मुहाना समुद्र के किसी हिस्से में होगा। दूसरा एक तरीका ये होता है नदियों के समापन का कि कोई एक नदी जाती है और दूसरी नदी में मिल जाती है, तो इसको कहते हैं सहायक नदी, और जिसमें ये मिलती है उसको कहते हैं मुख्य नदी। जैसे यमुना नदी समुद्र में नहीं गिरती, यमुना नदी क्या होती है, गंगा में जाके मिल जाती है, यानी गंगा की सहायक नदी है। तो ये तो सामान्य पैटर्न है नदियों के समाप्त होने का। लेकिन इससे इतर भी कई बार कुछ पैटर्न हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से एक पैटर्न क्या है, लूनी नदी का है। लूनी नदी न तो समुद्र में जाके गिरती है और न ही किसी दूसरी नदी में जाके मिलती है। लूनी नदी कच्छ केरल के स्थलीय क्षेत्र में जाके समाप्त हो जाती है। माने जो कच्छ का रण क्षेत्र है, गुजरात का कच्छ का रण, गुजरात में जो है कच्छ का इलाका देखा होगा, वहां पे जो एक एरिया है उसको कच्छ का रण बोलते हैं, वो आर्द्र भूमि क्षेत्र, दलदलीय भूमि क्षेत्र है, वहां पे जाके लूनी नदी समाप्त हो जाती है। तो ऐसी नदियां
जो किसी स्थलीय भाग में ही जाके समाप्त हो जाती है उनको अल्पकालिक नदी कहते हैं या अंतः स्थलीय अपवाह का उदाहरण कहते हैं। यानी ये अंतः स्थलीय अपवाह के एग्जाम्पल है ना, मतलब स्थल पे ही बहती है और स्थल पे ही समाप्त हो जाती हैं, न तो ये किसी दूसरी नदी में जाके मिलती है और न ही ये समुद्र में गिरती हैं। तो ये लूनी नदी एक विशेष स्थान रखती है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। आपसे पूछेगा कि भारत में इनमें से कौन सी नदी अंतः स्थलीय अपवाह का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लूनी नदी है। ठीक है, ये एक प्रमुख बात है। तो लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है और राजस्थान, बांगर और थार मरुस्थल से होके गुजरात में जाके कच्चे रण में समाप्त हो जाती है और यह एक अंतः स्थलीय नदी का उदाहरण है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए एक और प्रमुख नदी है बनास नदी। आपने सुना होगा, चंबल की सहायक है। तो लूनी नदी अरावली पर्वत से निकल के पश्चिम दिशा की ओर बह रही है, देख रहे हैं आप, लेकिन बनास नदी यहां से निकल के पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो पूर्व की ओर ये मेवाड़ के पठारी क्षेत्र से बहती है और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। यानी चंबल की सहायक नदी है बनास नदी, बड़ी प्रमुख नदी है। और चंबल नदी बाद में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो वापिस इनके बारे में वहां पे डिटेल पढ़ेंगे। अभी बस यहाँ पे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बनास नदी जो है वो अरावली पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, पूर्व की ओर बहते हुए जाके चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल की सहायक नदी बन जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। तो ये नदियों के बारे में हमने देख लिया। अब अरावली पर्वत के बारे में आप देखेंगे तो अरावली पर्वत जो है वो केंद्रीय उच्च भूमि और राजस्थान बांगर को अलग कर रहा है। हमने यहाँ पे देखा है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया, माइनस माने अलग कर रहा है, प्लस माने जोड़ रहा है, तो माइनस का इस्तेमाल किया है। तो राजस्थान बांगर और केंद्रीय उच्च भूमि को कौन सी संरचना अलग करती है, तो आपको तुरंत बता देना है, अरावली पर्वत अलग करता है। ठीक है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, ये एक जल विभाजक का भी काम करता है। जल विभाजक का काम कैसे करता है, तो देखिए इधर आप देखेंगे तो राजस्थान का जो मैदानी अपवाह तंत्र है, वो राजस्थान के मैदानी भाग का अपवाह तंत्र लूनी नदी और जो दूसरी इसकी सहायक नदियां होंगी वो सारी नदियां यहाँ पे हैं। और इधर आप जाइएगा तो गंगा नदी, उसके सहायक यमुना, यमुना के सहायक चंबल, चंबल के यानी गंगा नदी का अपवाह तंत्र है। तो राजस्थान के मैदानी अपवाह तंत्र और इधर गंगा के मैदानी अपवाह तंत्र के बीच में ये विभाजक का काम कर रहे हैं, यानी एक प्रकार का जल विभाजक भी है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा पर्वत राजस्थान के मैदानी अपवाह तंत्र और गंगा नदी के मैदानी अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करता है, तो आप बता दीजिए अरावली। या पूछ देखिए अरावली पर्वत इनमें से किनको किनको अलग करते हुए जल विभाजक का काम करता है, तो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जलवायु विभाजक भी है, जलवायु को भी अलग करता है। कैसे, आप अरावली पर्वत के पूर्व की ओर देखेंगे तो इधर बारिश ज्यादा होती है, इधर जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी। यानी इधर का जो क्षेत्र है वो मूलतः आर्द्र क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही इससे इधर जाएंगे, पश्चिमी ओर जाएंगे, अरावली पर्वत से पश्चिम की ओर, तो वहां वर्षा बहुत कम होती है। तो वहां आपको अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश मिलेगा। यानी कि ये पश्चिम के शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश और पूर्व के आर्द्र जलवायु प्रदेश के बीच जलवायु विभाजक का काम करता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है अरावली पर्वत के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, जल विभाजक भी है, जलवायु विभाजक भी के रूप में भी ये काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे बड़ी प्रमुख खनिज संपदाएं पाई जाती हैं अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, जिसमें तांबा है, अभ्रक है, शीशा है, जस्ता है, संगमरमर है। ये सब आगे हम लोग जब खनिज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि खनिजों का लोकेशन भारत में कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रमुख बात है। तो अरावली पर्वत से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको रिवाइज करना है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसको आपको लोकेट करना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा अगला अरावली पर्वत के बाद दूसरा जो है वो है मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ के पठार में आप देखिए, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको जरूरत नहीं है। आपसे पूछेगा मेवाड़ के पठार का विस्तार कहाँ है, तो मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। राजस्थान राज्य में और मध्य प्रदेश में दो जगहों पे, यानी इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो राजस्थान में आता है और पूर्वी हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं तीसरा जो है मालवा का पठार। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो मालवा का जो पठार है इसका मूल विस्तार मध्य प्रदेश में है, यानी मूलतः यह मध्य प्रदेश राज्य में विस्तारित है। एक इंफॉर्मेशन तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या ध्यान में रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मालवा के पठार का निर्माण
बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। यानी यहाँ की जो अंदरूनी संरचना, भूगर्भिक संरचना है, उसका निर्माण बसाल्ट चट्टान से हुआ है। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जैसे साइंस में आप हाइड्रोजन के और दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु को मिलाएंगे तो जल बनेगा हमेशा, चाहे इंडिया में चाहे अमेरिका में। वैसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी भी पूरा क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है, ज्योग्राफी का बैकग्राउंड साइंस है। तो क्या है कि ज्योग्राफी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिक्स है, माने एक कोई चीज होगा तो उसका रिएक्शन एक निश्चित तरीके से होगा और फिर उसका रिएक्शन एक निश्चित तरीके से ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर बसाल्ट चट्टान पाया जाता है ना, तो अगर इन बसाल्ट चट्टानों का अपक्षयन हो जाए, अपक्षयन माने अगर इनमें टूट फूट हो जाए मौसम में परिवर्तन के कारण, और तमाम अलग अलग जो गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, भौगोलिक क्रियाएं हैं, उनके कारण अगर इनमें टूट फूट हो जाए तो यहाँ पे काली मृदा का विकास होगा। कौन सी मृदा का विकास होगा? ब्लैक सॉइल का, हमेशा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बसाल्ट चट्टान जहां पाया जाएगा वहां पे अगर मृदा का विकास हुआ है तो वो काली मृदा पाई जाएगी, और जहां पे काली मृदा पाई जाएगी वो मृदा कपास की खेती के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी वहां पे अगर कृषि की संभावनाएं हैं तो कपास की खेती बड़ी आराम से की जा सकती है। तो इस आधार पे यहाँ पे आप ये पूरे भारत के लिए दक्कन के पठार में चले जाइए, झारखंड के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में चले जाइए, वहां पे भी बसाल्ट चट्टान और काली मृदा मिलती है। दक्कन के पठारी क्षेत्र में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, है ना। तो ये मतलब हर जगह पे फिट बैठेगा, इसको एकदम ध्यान में रखना है। तो देखिए, जो मालवा का पठारी क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, बसाल्ट चट्टान से निर्मित है। तो निश्चित रूप से यहाँ किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ होगा? काली मृदा का विकास हुआ होगा। और यहाँ पे किस प्रकार की खेती की संभावनाएं हैं? तो यहाँ पे कपास की खेती की संभावनाएं बहुत प्रबल है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान के भी कुछ हिस्से में बॉक्साइट की चट्टानें पाई जाती हैं, और राजस्थान के हिस्से में जो बॉक्साइट की चट्टानें पाई जाती हैं इधर साइड में, है ना, उन बॉक्साइट की चट्टानों के अपक्षयन से वहां भी काली मृदा का विकास हुआ होगा। तो राजस्थान के जिस क्षेत्र में बसाल्ट की चट्टान मिलती है वहां के पठार को हडौती का पठार कहते हैं। एक स्पेशल नेम है, राजस्थान में लोकली उसको हडौती का पठार कहते हैं। ये बात एग्जाम में पूछा जाता है, हडौती का पठार कहाँ पे पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। हडौती के पठार में किस प्रकार की चट्टान मिलती है? तो बसाल्ट की चट्टान मिलती है। अगर वहां मृदा मिलेगी तो काली मृदा का विकास होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मालवा का पठारी क्षेत्र है, यहाँ से एक बड़ी प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम है चंबल नदी। आप सभी लोगों ने सुना होगा, चंबल एक बहुत ही प्रमुख नदी है ना, जो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी इसका अपवाह होता है थोड़ा। तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी मालवा के पठारी क्षेत्र से बहती है, और ब्यास जो है वो इसमें आके मिल जाती है। इसकी और भी सहायक नदियां हैं, केन है, बेतवा है, वो सब आगे बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र से बहती हैं, आप देखिएगा। तो क्या है, बनास जो है ये अपवाह क्षेत्र जब देखेंगे, अपवाह तंत्र पूरे भारत का, तो उसमें हम डिटेल में नदियों को देखेंगे। अभी केवल यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हम लोग रिलेट कर रहे हैं। तो जो चंबल नदी है जो मालवा पठारी क्षेत्र से बह रही है, इसमें बनास आके इसकी सहायक नदी के रूप में मिल जाती है जो मेवाड़ के पठारी क्षेत्र से आ रही है। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि जो चंबल नदी का अपवाह है ना, चंबल नदी के अपवाह के कारण वहां पे जलीय अपर्दन की क्रिया हुई है। जलीय अपर्दन का मतलब क्या होता है? नदियां जब एक जगह से दूसरी जगह अपवाहित होकर जाती है, बह के जाती हैं, तो वहां की मृदाओं का, वहां की चट्टानों का अपर्दन करती है, उनको तोड़ फोड़ के अपने साथ बहा के ले जाती है। तो इसको कहते हैं जलीय अपर्दन। तो यहाँ पे भी जलीय अपर्दन की क्रिया हुई है। और चंबल नदी का घाटी क्षेत्र जो है वो जलीय अपर्दन के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा जलीय अपर्दन हो गया है। माने भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा जलीय अपर्दन आपको दिखाई पड़ेगा तो वो चंबल नदी घाटी के क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे जो भूमि का विकास हुआ है इस जलीय अपर्दन के कारण, वो उबड़ खाबड़ भूमि का विकास हो गया है। मतलब कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं गड्ढा है, और इसलिए इसको बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। बीहड़ भूमि के नाम से इसको जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चंबल नदी घाटी का क्षेत्र भारत में जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। और इसे हम यहाँ पे जो उबड़ खाबड़ मैदान का विकास हुआ है, उबड़ खाबड़ जो संरचना का विकास हुआ है, उसे बीहड़ भूमि, बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं। और आपने एक समय में सुना होगा कई डाकुओं का नाम, जो चंबल नदी घाटी के क्षेत्र में डाकू थे। फूलन देवी उसमें एक प्रमुख डाकू थी। या आपने सुना होगा बीहड़ के डाकू, मतलब नाम से ही बड़ा अजीब सा लगता है, बीहड़, है ना। तो बीहड़ जंगल के लिए बोलते हैं, जब बहुत घना जंगल होता है तो बोलते हैं बीहड़ जंगल। यहाँ पे बीहड़ भूमि है और यहाँ पे डाकुओं का बड़ा प्रभाव रहा है। और वो जो उबड़ खाबड़ भूमि है
उनके बारे में वो नॉलेज रखते थे और वहाँ छिपने के लिए उनको बड़ी आसानी हो जाती थी, इसलिए पुलिस वगैरह से वो बच जाते थे। इसलिए यहाँ पे डाकुओं का बड़ा प्रभाव रहा, क्योंकि इस क्षेत्र में ज़्यादा बेरोजगारी थी, गरीबी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो कई लोगों ने हथियार उठा लिया। शोषण था जमींदारों का, इसके खिलाफ भी लोगों ने हथियार उठाया। तो ये क्षेत्र जो है बीहड़ भूमि, ये डाकुओं को छिपने के लिए, उनको पुलिस के साथ संघर्ष करने के लिए बड़ा ही फेवरेबल कंडीशन प्रदान करता था, इसलिए यहाँ पे डाकुओं का भी प्रभाव रहा। तो ये मालवा पठारी क्षेत्र के बारे में आपको मैंने समझाया, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे बुंदेलखंड का पठार, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको भी हम देख लेते हैं। बुंदेलखंड का जो पठार है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश और यूपी में, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हमने पढ़ा मेवाड़ का पठार, ये राजस्थान, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिम में राजस्थान है, उसके बाद आइएगा तो एमपी है, इसके इधर जाइएगा तो नॉर्थ ईस्ट में यूपी आपको मिलेगा। तो राजस्थान में हमें क्या मिला था, मेवाड़ मिला था, मेवाड़ का पठार है ना, राजस्थान और एमपी में दोनों में मिला के हमें क्या मिला, मेवाड़ का पठार मिला। एमपी में, ओनली एमपी में हमें क्या मिला, मालवा का पठार मिला। और एमपी और यूपी में क्या मिल रहा है, बुंदेलखंड मिल रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी आप एक डायग्राम बना लीजिएगा तो दिमाग में आप उसको रखने में आसानी होगी आपको, है ना। तो आप देखिए बुंदेलखंड के पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है, एमपी और यूपी में है, ठीक है, एक बात हो गया। दूसरी बात, इसका जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट और नीस से हुआ है, ग्रेनाइट और नीस। अभी जैसे आपने देखा मालवा पठार का निर्माण बसाल्ट से हुआ है, वैसे ही बुंदेलखंड पठार का निर्माण ग्रेनाइट और नीस से हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं भी अगर बसाल्ट चट्टान होगी तो उसके अपक्षयन से काली मृदा बनेगी, वैसे ही अगर पूरी दुनिया में ग्रेनाइट और नीस कहीं भी पाया जाएगा, ग्रेनाइट नीस चट्टान, तो उसके अपक्षयन से लाल मृदा का विकास होगा। यानी जहां जहां पूरे भारत में या दूसरे हिस्सों में भी, विश्व के दूसरे हिस्सों में भी आपको लाल मृदा दिखाई पड़ता है, इसका मतलब निश्चित रूप से वहां की चट्टानें कैसी होंगी, ग्रेनाइट और नीस से निर्मित चट्टानें होंगी। और जहां आपको काली मृदा का मिलता है, जहां काली मृदा दिखाई पड़ती है, वहां की चट्टानें निश्चित रूप से कैसी होंगी, बसाल्ट चट्टान होगी, बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होगी। तो एक बात तो यहाँ जान गए, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है संरचना, इसलिए यहाँ पे कौन सी मृदा मिल रही है, यहाँ पे लाल मृदा मिल रही है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इस क्षेत्र से बेतवा और केन नदी का अपवाह होता है ना। यहाँ से आइएगा तो इधर से बेतवा नदी और केन नदी, ये सब जाके चंबल में मिल जाती है, चंबल के सहायक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अपवाह तंत्र में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेतवा और केन नदी का अपवाह होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यानी यहाँ पे ज्यादा वर्षा नहीं होती, मतलब ठीक ठाक वर्षा नहीं होती, और सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण ये आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड के क्षेत्र में कई सारी, मतलब सैकड़ों की मात्रा में जल से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। सभी घरों में प्रॉपर तरीके से पानी पहुंच जाए, लोगों को खेती करने के लिए पानी मिल जाए, ताकि यहाँ के आर्थिक पिछड़ापन को दूर किया जा सके। तो इस तरह के प्रयास सरकारों के द्वारा हो रहे हैं, है ना। तो बुंदेलखंड के पठार के बारे में आपको मैंने बताया, आपको इसके बारे में थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देखिए केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार के बीच में एक पठार मिला था, बाघेलखंड का पठार। इसको आप बोल सकते हैं कि ये भी केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पूर्वी पठार की ओर चला जाता है। मानिए ये दोनों के बीच में है, ऐसा आप कह दीजिए कि दोनों के बीच में है, नहीं तो आप केंद्रीय उच्च भूमि का भी पार्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो बाघेलखंड का पठार जो है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है, यह मध्य प्रदेश में विस्तृत है। देखिए यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, मध्य प्रदेश में विस्तृत है। और ये बुंदेलखंड पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, यानी इधर आप जाएंगे तो इधर आपको छोटा नागपुर पठार मिलेगा। छोटा नागपुर पठार और बुंदेलखंड पठार के बीच की संरचना है बाघेलखंड का पठार। तो ये बाघेलखंड के पठार के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और जो अंत में हमारा इसमें जो बचा हुआ टॉपिक है वो क्या है, विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत के बारे में 3-4 इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रख लीजिए। पहला तो ये विंध्यन पर्वत का विस्तार पश्चिम में गुजरात से पूर्व में बिहार और झारखंड तक है ना। और ये लगभग 1200 किलोमीटर लंबी संरचना है, इसका विस्तार लगभग 1200 किलोमीटर है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो गुजरात से लेके पूर्व की ओर आइएगा, पश्चिम में क्या हो गया, गुजरात हो गया, है ना। और आप देख रहे हैं उसका भी, अरावली पर्वत का भी विस्तार गुजरात से शुरू होता था और दिल्ली में जाके खत्म होता था। लेकिन यहाँ पे विंध्यन पर्वत का विस्तार गुजरात से आप पूर्व की ओर आइएगा तो कैमूर पहाड़ी आपको बिहार में मिलेगा,
है ना, और झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी है, यहां तक इसका विस्तार है। यानी गुजरात से लेके बिहार के कैमूर और झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी तक इसका विस्तार माना जाता है। कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि विंध्यन पर्वत का विस्तार गुजरात से लेके सासाराम के कैमूर पहाड़ी तक है, लेकिन जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसमें पारसनाथ पहाड़ी को भी विंध्यन पर्वत का हिस्सा माना जाता है। तो इसीलिए मैंने कैमूर पहाड़ी और पारसनाथ पहाड़ी दोनों का इस्तेमाल किया है। एग्जाम में जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आप उसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक ब्लॉक पर्वत है। अब यहाँ पे ब्लॉक पर्वत क्या होता है, इसको हम समझाएंगे आपको। पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम एक वीडियो में कोशिश करेंगे। अपवाह तंत्र का अलग, चट्टानों का अलग, ये सारी चीजों को मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अभी बस समझिए कि एक ब्लॉक पर्वत है ना। कौन सा? विंध्यन पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। एक बात हो गया। दूसरी बात कि यह जो है वो केंद्रीय उच्च भूमि और नर्मदा नदी घाटी, यानी विंध्यन पर्वत के साउथ में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, तो यहां से आपको नर्मदा नदी का अपवाह मिलेगा। ऐसे नर्मदा नदी इधर से निकलती है, आगे जाके देखेंगे मैकाल रेंज से निकलती है और ये जाके फिर अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो नर्मदा नदी घाटी और इधर क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि के बीच का विभाजक है कौन? विंध्यन पर्वत। तो आप देख सकते हैं कि केंद्रीय उच्च भूमि और नर्मदा नदी घाटी के बीच ये क्या करता है, डिवीजन करता है, दोनों को अलग करता है। और इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण जल विभाजक भी है। कैसे जल विभाजक है? तो पूरा उत्तर भारत का जो नदियां हैं, जो अपवाह तंत्र है, और दक्षिण भारत की का जो अपवाह तंत्र है, इन दोनों के बीच में ये डिवीजन है। यानी इधर गंगा और उसकी सहायक नदियां और इधर तमाम प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनके बीच में ये क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। तो एक प्रमुख जल विभाजक भी है, अरावली भी जल विभाजक था और ये विंध्यन भी जल विभाजक है। तो एक इंफॉर्मेशन ये हो गया। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट खनिज मिलते हैं, लाल बालू का पत्थर मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, और इन सारे पत्थरों का इस्तेमाल किस लिए होता है? भवन निर्माण के कार्य में बहुत होता है। आप जानते हैं कि जो लाल किला बना है लाल पत्थर से, वो यहीं से लाए गए पत्थर थे, यहीं से पत्थरों को ले जाके लाल किला का निर्माण किया गया है ना। तो ये मूल इंफॉर्मेशन मैंने आपको केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में दिया। अगले वीडियो में पूर्वी पठार और उत्तर पूर्वी पठार के बारे में देखेंगे, और उसके अगले वीडियो में दक्कन का पठार, दक्षिण की पहाड़ियां और पश्चिमी पूर्वी घाट के बारे में देखेंगे। तो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद के वीडियो में फिर हम लोग शुरू करेंगे उत्तर का मैदान और पश्चिमी मरुस्थल और तमाम ऐसे अलग अलग टॉपिक्स है, या फिर प्रायद्वीपीय पठार के बाद इनको देख लेंगे और इसको बाद में देखेंगे। जैसा भी होगा मैं कराऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अंत में कि मैं जो बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको कहां कहां परेशानियां हो रही हैं, आप और क्या सुधार चाहते हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज भेजें। और फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें। और हम लगातार कोशिश करेंगे कि आपको हम एक बेहतरीन तरीके से अलग अलग टॉपिक्स को समझा सकें। अभी ज्योग्राफी चल रहा है, कुछ समय के बाद मैं इकोनॉमी की क्लासेस भी शुरू करूंगा और कुछ करेंट के टॉपिक्स भी आपके सामने लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।